हेलो स्टूडेंट्स। तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारा पीजीटी कमीशन का बीएड का 20 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारी वीडियो नंबर 6 जो हमने पिछले कल अपलोड कर दी थी उससे रिलेटेड ही हमारा हाफ पोर्शन रह गया था, जिसमें कि 5 मेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात हम कर रहे थे। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे 5 मेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा बिहेवियरिज्म आ जाता है, कग्नेटिविज्म आ जाता है, एंड कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है, एक्सपेरियंशलिज्म आ जाता है, सोशल एंड कंटेक्चुअलिज्म आ जाता है। और इसके साथ साथ हमारे अदर भी थोड़े बहुत स्कूल्स आते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म के बारे में, तो बिहेवियरिज्म में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर स्टिमुली की भी बात होती है जो कि एनवायरनमेंट से हमें मिलती है, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसके बेसिस पर हमें, या तो जब हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं तब हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब हम कोई नेगेटिव चीज़ें करते हैं तो उस टाइम पे हमें पनिश किया जाता है। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है, हमारे बिहेवियरिज्म के अंदर आ जाता है। और इसी स्टिमुली की वजह से जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म के फादर की, तो जेबी वॉटसन को बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज जितना भी हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सारा ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फादर्स हो गए, और इसके साथ साथ इसमें हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम से लिंक्ड है। अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म को कौन कौन मानते हैं, तो बिहेवियरिज्म के मेन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है वो कौन कौन से हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पेवलो, जॉन बी वॉटसन हो गए हमारे, एंड बी एफ स्किनर। ये सारे ही कौन है, बिहेवियरिज्म को मानने वाले लोग हैं। बिहेवियरिज्म को हम व्यवहारवाद भी कहते हैं। दिस थ्योरी फर्स्ट एमर्ज्ड इन लेट 19th सेंचुरी फ्रॉम वर्क ऑफ एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड इवान पेवलो। तो ये जो थ्योरी है ये एमर्ज कब हुई, 19वीं शताब्दी के आसपास। इसमें मेन काम किसने किया, एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड इवान पेवलो ने। देन फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी थ्रू द वर्क ऑफ जॉन बी वॉटसन, बी एफ स्किनर एंड अदर पॉपुलराइज इट। और इसके बाद ये पॉपुलर कब हुई, पॉपुलर ये हुई 20th सेंचुरी के हाफ में। अगर हम बात करें बिहेवियरिस्ट की, तो इसमें दो तरह की थ्योरीज की इन्होंने बात की थी। एक थी क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी थी ऑपरेटिव कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, तो ये इवान पेवलो ने दी है। इसमें इन्होंने स्टिमुली पर फोकस किया है, जहाँ पर इन्होंने डॉग को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, और स्लाइवा और फूड को यहाँ पर इन्होंने लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी की, तो ये बी एफ स्किनर द्वारा दी गई है। इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कही जाती है, और इसे ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारा बिहेवियरिज्म क्या है, इसके अंदर कौन कौन से हमारी थ्योरीज आती है, और इसके अंदर क्या क्या मेन फोकस किया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्टिमुलेशन और एनवायरनमेंट को ही ध्यान में रखकर इस थ्योरी या इस स्कूल को बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा कग्निटिविज्म, यानी कि कग्निशन, जो कि हमारे संज्ञानात्मकवाद से रिलेट करता है। अगर इसके की थ्योरिस्ट की बात करें, यानी कि इसके जो मेन स्कॉलर्स थे उनकी बात करें, तो वो कौन थे, जीन प्याजे, जेरोम ब्रूनर और रॉबर्ट मिल्स कैने, और इसके साथ डेविड मिलर्स एंड चार्ल्स हो गए, और रॉजर शेंक्स। ये सारे ही क्या है, हमारे थ्योरिस्ट है किसके, कग्निटिविज्म के। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एमर्ज की, तो ये कब एमर्ज हुई, तो ये एमर्ज हुई आपकी 1950 में, और ये डोमिनेट कब थी, 1960s के एरा में ये क्या थी, डोमिनेट थी। अगर कग्निटिविज्म की बात करें, तो ये ह्यूमन बींग्स को एज अ रैशनल क्रिएचर देखती है, जो कि डिफरेंट है अदर एनिमल से। यहाँ पर इसी की ही बात कही गई है, यानी कि जो इंसान है उनके पास क्या है, तर्क संगत करने की क्षमता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। अगर हम बात करें बिहेवियरिस्ट की, तो उसमें क्या था, उसमें वो क्या करते थे, स्टिमुली को ही अप्लाई करते थे एनिमल्स के ऊपर, जिसके बेसिस पर वो ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करते थे। पर यहाँ पर क्या है, ह्यूमन को एकदम अलग क्रिएचर माना गया है। एंड इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं। अगर हम इसमें और बात करें, तो कग्निशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी लर्न, हम कैसे समझते हैं।
थिंक एंड बिहेव बाय लुकिंग एट हाउ आवर माइंड वर्क टू द प्रोसेस। कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती है। इट हेल्प अस सी हाउ वी यूज़ आवर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डेवलप। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है कि हम जितना भी प्रीवियसली हमारी नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको ध्यान में रख के हम उन एक्सपीरियंस के माध्यम से अपनी जो नई लर्निंग है उसको गेन कर पा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें भी हमारी कॉग्निटिविज्म के अंदर आ जाती है। अगर हम बात करें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ट्राइब्स इन पार्ट फ्रॉम जीन पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच डिपेंड अपॉन बायोलॉजिकल फैक्टर सच एज एज। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये जीन पियाजे की थ्योरी से ही ड्राइव हुआ है, जो कि इन्होंने डेवलपमेंट को लेकर कही थी। और एक तरह के बायोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं, एज होती है, वही इसको इफ़ेक्ट करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे समझ और मैच्योरिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये था हमारा कॉग्निटिविज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की, जिसको कि हम रचनावाद भी कहते हैं, और इसके फादर भी जीन पियाजे को ही माना जाता है। तो इसके अंदर भी मेन जो हमारे थ्योरिस्ट है वो है जॉन डीवे, जीन पियाजे, विगोस्की एंड जीरोम ब्रूनर, यही है। अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंट की, तो 1930 एंड 40 में ये डेवलप होना शुरू हो गया था। 1970 और 1980s के बीच में ये क्या था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फेज में था। अगर हम इनके विचारधारा की बात करें या स्कूल्स थॉट की बात करें, तो सजेस्ट दैट द लर्नर क्रिएट देयर ओवन सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्रेटिंग देयर नॉलेज एंड रिस्ट्रक्चरिंग देयर नॉलेज। यानी कि जो शिक्षार्थी है वह अपनी दुनिया की व्याख्या करके और अपनी सोच का पुनर्गठन करके अपनी स्वयं की व्यक्तिपरक जानकारी बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा या जो विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा, अपनी ही थिंकिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन होगी उसी ही इन्फॉर्मेशन को वो इंटरप्रेट करेगा, और उसी इंटरप्रेट करने के बाद वह क्या करेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा या रिकंस्ट्रक्ट करेगा। अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें, तो इसमें क्या है, लर्नर सेंटर अप्रोच को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो टीचर है वो एज अ गाइड का रोल प्ले करेंगे। यानी कि जो टीचर है वो मार्गदर्शक की तरह ही काम करेंगे, ना कि स्पून फीडिंग बच्चों को करवाएंगे। ठीक है। शिक्षक छात्र की शिक्षा के स्रोत के बजाय एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो मेन हम देखते हैं, जो विगोस्की है उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं एक दूसरे से सीख के, या जो हमारी सोसाइटी होती है उससे इंटरेक्ट करके। तो ये भी आप इसको एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि वो अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग आंसर दे। यानी कि जो उन्हें लगता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, इस तरह की जो टीचिंग अप्रोचेज़ है उसको हम अपना सकते हैं। ग्रुप वर्क करवा सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो करते हैं वो भी किसके अंदर आ जाती है, वो भी हमारी इसी के अंदर सारी आ जाती है। नेक्स्ट है एक्सपेरिएंटलिज्म। एक्सपेरिएंटलिज्म यानी कि अनुभववाद। इसके की थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं, डेविड ए कॉल्ब एंड कार्ल्स रोजर। और ये इमर्ज कब हुई, 1970 में। इन्फ्लुएंस ऑफ द लर्नर सेंटर एंड इंटरैक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इस पे किसका इन्फ्लुएंस हुआ था, किस इन्फ्लुएंस से ये जो अनुभववाद है ये हमारे सामने आता है। तो ये हमारा आता है कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल लर्निंग थ्योरी को देखते हुए। इन दोनों से ही इन्फ्लुएंस होकर हमारा एक्सपेरिएंटलिज्म आता है। इट आइडेंटिफाई मीनिंगफुल एवरीडे एक्सपीरियंस एज द मोस्ट सेंटर फैक्टर in increase a learner knowledge and understanding as well as the transforming their behavior। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो मनुष्य होता है या जो भी कोई लर्नर होता है या जो चीज़ों को सीख रहा है, वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है किसके थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो उसके डेली लाइफ्स में होते हैं। और यही एक्सपीरियंस क्या करते हैं, एक तरह का सेंट्रल फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। और इसी सेंट्रल फैक्टर की वजह से क्या होता है, जो लर्नर है उसकी लर्निंग इंक्रीज़ होती है और वो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। और इसी के साथ जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा तो उसके जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर हम रोजर्स की बात करें, तो ह्यूमन आर मोर लाइकली टू लर्न एंड retain information when they participate actively in the learning process। तो अकॉर्डिंग टू रोजर के अकॉर्डिंग क्या है, जब मनुष्य सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से
भाग लेते हैं तो उनके सीखने और जानकारी को बनाए रखने की अधिक संभावना होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एक्टिवली यानी कि पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीज़ों को सीखते हैं, जब हम एकदम तैयार होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप्स हो गई, हमारी प्रोजेक्ट, कॉलेज की जो इंटर्नशिप होती है, तो ये सारी ही क्या करती है, इस अप्रोच को देखकर बनाई जाती है ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द सोशल एंड कंटेक्चुअल, यानी कि सामाजिक और प्रासंगिक। अगर इसके की थ्योरिस्ट की बात करें तो इसमें लिवॉन वाइगोस्की, एल्बर्ट बंड्यूरा, जीन पियाजे और ये सारे जितने भी हमारे मेन हैं ये आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है सोशल कॉन्टेक्सचुअल में, लिवॉन वाइगोस्की का नाम ही सबसे ज़्यादा आता है। सोशल थ्योरीज़ के नाम पर सोशल कल्चरल थ्योरी जो है वो भी किसने दी है, वाइगोस्की ने ही दी है। अगर हम इसकी एमर्ज की बात करें तो ये एमर्ज 20वीं सेंचुरी में हुआ है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे व्यवहार, विचार और भावनाओं को जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है वो किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि हाउ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। तो हम कहाँ से सीखते हैं, सोसाइटी से चीज़ों को सीखते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्कूल होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स भी क्या है, एक तरह का सोशल एनिमल्स है। फिर हम कहाँ से सीखते हैं, फिर हम अपने नेबरहुड से सीखते हैं। तो इस तरह से ही क्या होती है कि सोशल और कल्चरल फैक्टर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। ठीक है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी जो बच्चे हैं उनकी जो न्यू नॉलेज है और जो उनकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है सोसाइटी को लेके, उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ में उनको दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चे इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक और साइकोलॉजी के स्कूल्स होते हैं, जैसे कि साइको एनालिसिस। इसमें सिगमंड फ्रॉइड जो है वो एक तरह के ऑस्ट्रियन स्कॉलर थे। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की है। उसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी आती है जिसको कि मैक्स वर्थमियर ने दिया है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें माइंड की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताया गया है, यानी कि चीज़ों को पार्ट पार्ट करके हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्ट टू रिवेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड मीनिंगफुल होल, यानी कि संपूर्ण तरह से चीज़ों को समझना है। इसके अंदर इन्होंने एक चिंपैंजी को लिया था जहाँ पर इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसको एक केज में रख दिया था और उसके साथ साथ 2 बॉक्सेस रख दिए थे और वो क्या करता था, एक उसके पास एक छड़ी भी थी साथ में और वहाँ पर एक साथ ही साथ केलों को भी लटका दिया गया था। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था कि वह किस तरह से चीज़ों को जोड़ता है और किस तरह से वह अपने उस गोल तक पहुँचता है। तो इस तरह के इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिज्म की, तो स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था, विलियम वुंट के द्वारा दिया गया है। इसको फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये कंसर्न होता है अपने आप से, माइंड की स्ट्रक्चर से या इंट्रोस्पेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या है, मेंटल स्टेट्स के बारे में जहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसके इसके अंदर जो हमारा मेन आता है वो आता है हमारा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही फंक्शनलिज्म को डेवलप किया है। ठीक है। तो आई होप आपका ये टॉपिक भी इसी के साथ क्लियर हो जाता है और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना और इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि फंक्शनलिज्म के फादर, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर, गेस्टाल्ट थ्योरी के फादर, साइको एनालिसिस किसने दी, इस तरह की, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं।